हेलो क्लास ए बच्चों, क्या है कि अभी तक आपका जितना भी वीडियो जा रहा था वो सब हिंदी ग्रामर के वीडियो जा रहे थे, लेकिन आज से आप हिंदी फर्स्ट का वीडियो पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट में आपका ये पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें है बसंत। बसंत आपकी बुक का नाम क्या है बच्चों? बसंत। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का बसंत का पार्ट 1। पार्ट 1 में एक ध्वनि है। पार्ट 1 का नाम क्या है? ध्वनि। और ध्वनि लिखा किसने है बच्चों? बहुत ही महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है, उनकी एक बहुत ही प्यारी पोयम है। उन्होंने क्या लिखा है? अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ठीक है, क्या कह रही हैं? अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ। मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मतलब जैसे कि अभी मान लो बारिश का सीज़न चल रहा है ना? तो बारिश क्या कह रही है? हर समय हर चीज़ का सीज़न होता है, ऐसे बारिश का भी सीज़न है। कह रही है बारिश कि मैं जाऊंगी लेकिन अभी नहीं जाऊंगी, अभी अभी तो मैं आया हूँ और इतनी जल्दी अभी मेरा अंत नहीं होगा। यानी कि बारिश का जितना भी सीज़न है वो बारिश अपने सीज़न भर में रहेगी, ये बात है। बसंत की बात हो रही है ना। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डलियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं हूँ अपना सपन मृदुल कर फेरूंगा नृदित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कह रहा है हरे हरे ये पात मतलब हरी हरी ये पत्तियाँ, डलियाँ मतलब पेड़ों की जो डालियाँ हैं, कलियाँ मतलब पेड़ों में जो फूल पौधों में जो कलियाँ निकलती हैं वो कलियाँ, कोमल गात वो सब क्या कर रहे हैं? गीत गाते हैं, मधुर मधुर गीत गाते हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नृदित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। ठीक बेटा। नेक्स्ट स्टैंजा कहता है कि पुष्प पुष्प से त्रंदालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूँगा मैं। मतलब बारिश में जब फूल आती है तो क्या कह रहा है कि वो सबको जो है बारिश के पानी से हरे भरे पत्तों को सभी को क्या कर देगा? सींच देगा। यानी कि जहाँ पे जिस भी जगह पे जो पेड़ पौधे सूख गए होते हैं, कुछ ऐसे भी पेड़ हो जाते हैं जो सूख जाते हैं और वो बारिश का पानी पाकर फिर से नए हो जाते हैं, निकल आते हैं। द्वार दिखा दूंगा उनको मैं, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कहता है कि मैं उनको हर तरीके का द्वार दिखा दूंगा और मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो ये पोयम लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा और इसका नाम है बेटा ध्वनि से। फिर आपको इस कविता में देखो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न अभ्यास। तो इन सब का प्रश्न उत्तर आपको क्या दिया जाएगा? आपको भेज दिया जाएगा, आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और ये शब्दार्थ दिए गए हैं चैप्टर 1 का, कॉपी में आपको इसे नोट कर लेना है। जैसे मृदुल 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 मतलब मृदु। मृदु क्या होता है? जो भी चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट हो, यानी कि कोमल। पात मैंने बताया था पत्ता होता है। गात गात माने क्या होता है? शरीर। गात का अर्थ किससे है? शरीर से। नृदित निद्रित निद्रा जानते हैं ना आप? निद्रा माने क्या होता है? नींद आना। तो निद्रित माने हो गया सोया हुआ। प्रत्यूष यानी प्रातःकाल। त्रंदालस यानी नींद से अलसाया हुआ। लालसा यानी कुछ पाने की चाह और अभिलाषा और इच्छा। देखो पार्ट 1 का सारा चीज़ मैं आपको भेज दूँगी, आप सारा कंप्लीट कर लेंगे। अब है पार्ट 2। इसमें क्या है? लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, इसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव यही था
कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। यानी कोई बच्चा अपने मामा के घर जाता था, वहाँ से आता था वापस तो गोली लेकर आता था। रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसे हम अपनी किसी रिलेशन में किसी को उसका सही रिलेशन ना लेकर दूसरा रिलेशन से बुलाते हैं, वैसे ही तो क्या कह रहा है, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा एक मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का एक पीने का साधन होता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। मैंने बताया ना, पीते हैं उसे। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर कहा करता था और मेरे पहुंचते ही तुरंत एक मछिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 चूड़ियाँ बनाता। जैसे आप किसी को कोई काम करते हुए देखा करते हैं, बिल्कुल वैसे। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू माने जो घर में नई नई बहू आती है। बदलू मनिहार था। मनिहार माने जो चूड़ियाँ बनाता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत में भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु कभी भी उसे चूड़ियाँ का पैसे से नहीं बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय मतलब किसी सामान को देकर सामान खरीदते हैं, तो पैसा नहीं लेता था, तो अनाज लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों में वह जिद पर पकड़ जाता था, जिन पर भरे चाहे कोई मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, और मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग से। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में। मैं उसे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं और वह उन्हर देता। शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ ही होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़क पर भी घूमती हैं और उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ ना पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही यहाँ से 2-4 आम खा लेता।
परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीना वहाँ रहकर स्कूल के खुलने समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार मैं अपनी मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। लंबी अवधि के बाद मैं गांव ना जा सका। लगभग 8-10 साल के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही। गांव में होते हुए कई दिनों तक बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन अचानक सा बदलू याद आ गया और हुई बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। उसके हाथ में कांच की चूड़ी देखकर उसकी कलाई में घुस गई, उससे खून बहने लगे। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा बदलू का ध्यान हो गया। मैंने सोचा उससे मिल आऊं। शाम को घूमते फिरते घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा। वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने उधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उनकी मछिया नजर आई ना भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना या लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर भी होता है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी हो गई, देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पैरों पर, माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कहाँ से शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन के युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दिए, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया ढेर से आम लेकर आई। या तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, वाह वाह। हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल या पेड़ से तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बल्लू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा था, ना कि आसानी से टूट जाए। पोयम को लिखने वाले हैं श्री कवि कामता नाथ जी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के क्वेश्चन आंसर्स भेज दूँगी। आप दोनों ही चैप्टर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। ये शब्दार्थ है, आप इस शब्दार्थ को कॉपी से कंप्लीट कर लीजिएगा, बुक से कंप्लीट कर लीजिएगा। शब्दार्थ बेटा बुक से कंप्लीट करना, बाकी एक्सरसाइजेज आपको कैंपस ऐप पर मिलेंगे, आप वहीं से फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा।
ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक कैंपस ऐप नहीं डाउनलोड किया है वो कर लेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।